Hello everyone, welcome back to our study classes. So as you know, हम 500 MCQs डिस्कस कर रहे हैं फॉर योर अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आज हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट 30 MCQs को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज के डिस्कशन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट MCQs। एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एवर स्टडीज ऐप एज वेल एज ऑन वेबसाइट। So first question is on your screen now. Consider the following statements about entrepreneurs and mark the correct answer. तो आपको कुछ statements दी गई हैं about the entrepreneurs, आपको बताना है correct statements कौन सी हैं। तो पहली statement हमारी क्या रही है? Entrepreneur is one who creates a new business in the face of risk and certainty. B is inventing new products and services. C is improving existing products and services. D is who anticipates the future trend of demand and prices of the product. And E is identifying significant opportunity. So बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए पहली स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है वन हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस इन द फेस ऑफ रिस्क एंड सर्टेनिटी। तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि अनसर्टेनिटी होगा ना कि सर्टेनिटी, राइट। तो ये सर्टेनिटी जो लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट को गलत कर देता है। बी इज इन्वेंटिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, सही स्टेटमेंट है। इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हु एंटिसिपेट्स द फ्यूचर ट्रेंड ऑफ डिमांड एंड प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और एंटरप्रेन्योर सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज को भी आइडेंटिफाई करता है, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी सी डी ई ओनली। राइट आंसर will be option number 2. So, कौन होता है एक एंटरप्रेन्योर? एक एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो न्यू बिजनेसेस को क्रिएट करता है इन फेस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, रिस्क को लेकर के और अनसर्टेनिटी वाली कंडीशंस में एक एंटरप्रेन्योर नए बिजनेसेस को क्रिएट करता है। और एक एंटरप्रेन्योर का जो मेन पर्पज होता है दैट इज अचीविंग प्रॉफिट एंड ग्रोथ। एंड हाउ एन एंटरप्रेन्योर अचीव प्रॉफिट एंड ग्रोथ? बाय आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट एंड असेंबलिंग द नेसेसरी रिसोर्सेज टू कैपिटलाइज ऑन देम। सो रिसोर्सेज को कैपिटलाइज करेगा, सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करेगा एंड विल अचीव द प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सो एंटरप्रेन्योर्स इकोनॉमी में एंड सोसाइटी में बहुत सारी वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो वैल्यू क्रिएट वो कैसे करते हैं? दे इन्वेंट न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, राइट। दे डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज, दे डिस्कवर न्यू नॉलेज, दे इंप्रूव द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, राइट। दे फाइंड डिफरेंट वेज टू कंडक्ट द बिजनेस, राइट। तो इन सभी चीजों से एक एंटरप्रेन्योर जो है वो वैल्यू क्रिएट करता है इन एन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी सी डी ई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। हमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट हमारी कह रही है वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज द एबिलिटी टू डिस्कवर एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड ऑर्गेनाइज एन एंटरप्राइज देयर बाय कंट्रीब्यूटिंग टू रियल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये स्टेटमेंट कह रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप में ये एबिलिटी होती है कि वो एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को डिस्कवर करते हैं, इन एंटरप्राइज को ऑर्गेनाइज करते हैं और इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ में वो कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। और दूसरी स्टेटमेंट हमारी कह रही है एडम स्मिथ व्यूड एंटरप्रेन्योर as a non-fixed income earner with known cost of production but uncertain income and therefore operating at risk. So आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, but will be the right answer of this question. तो देखिए हमारी जो पहली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की ये क्वालिटी होती है जिसमें वो एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को डिस्कवर करते हैं और एक एंटरप्राइज को ऑर्गेनाइज भी करते हैं और इसकी वजह से वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। हमारी जो स्टेटमेंट 2 है एक गलत है क्योंकि एडम स्मिथ ने एक एंटरप्रेन्योर को व्यू नहीं किया है एज ए फिक्स्ड इनकम, नॉन फिक्स्ड इनकम अर्नर विद नोन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। इस तरह से एंटरप्रेन्योर को व्यू करा है रिचर्ड कैंटलोन ने। सो एडम स्मिथ यहाँ पर गलत दिया हुआ है, इसलिए हमारी स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, statement 1 is correct and 2 is incorrect. सो देखिए कुछ स्कॉलर्स ने एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ अपने व्यूज दिए हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। जोसेफ कंप्यूटर ने एंटरप्रेन्योरशिप को व्यू किया है एज अ थ्योरी ऑफ बिजनेस। तो उन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप एक थ्योरी है बिजनेस की। पीटर एफ ड्रकर कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो है वो हमेशा ही एक चेंज की तरह, एक चेंज को सर्च करता है, उस चेंज के प्रति वो रिस्पॉन्ड करता है और जो भी उसे अपॉर्चुनिटी दिखती है उसे वो एक्सप्लॉइट करता है। और रिचर्ड कैंटलोन ने कहा है कि एंटरप्रेन्योर एक नॉन फिक्स्ड
इनकम अर्नर है, जिसकी जो इनकम है वो नॉन फिक्स्ड है, यानी कि अनसर्टेनिटी है, राइट। उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो तो पता होती है, लेकिन उसकी इनकम अनसर्टेन है, इसीलिए वो रिस्क के ऊपर ऑपरेट करता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो दी गई थी क्वेश्चन में। सो रिचर्ड कैंटलोन ने इस तरह से एंटरप्रेन्योर्स को व्यू किया है। और एडम स्मिथ ने कहा है कि एंटरप्रेन्योर इज ए प्रोप्राइटरी कैपिटलिस्ट। उन्होंने कहा है कि एंटरप्रेन्योर एक कैपिटलिस्ट है, सप्लायर ऑफ कैपिटल, वो कैपिटल को सप्लाई करता है, राइट, एंड एट द सेम टाइम वो बिजनेस को अपने मैनेज भी करता है। एन एंटरप्रेन्योर एक्ट्स एज ए मैनेजर एंड इंटरवीनिंग बिटवीन द लेबर एंड कैपिटल। जो भी लेबर है और जो भी कैपिटल है, जो हमारे मेन सोर्स होते हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस में, कैपिटल लेबर, उनको वो मैनेज भी करता है, उनके बीच में इंटरवीन करके वो उनको मैनेज भी करता है। तो ये कहा है एडम स्मिथ ने। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर दिया गया है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप और दूसरी तरफ उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आपको मैच करके बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सो पहला यहाँ पर देखिए दिया गया है इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। सो मैच करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से होंगे। इकोनॉमिक फैक्टर्स हमारे होंगे डी में दिए गए हैं, कैपिटल, लेबर एंड रॉ मटेरियल, ये हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। सोशल फैक्टर्स हमारे हो जाएंगे फैमिली बैकग्राउंड एंड एजुकेशन। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स आर गवर्नमेंट पॉलिसीज, राइट। तो ये हमारा राइट मैच यहाँ पर हो जाएगा। राइट आंसर हमारे यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, 1 के साथ डी, 2 के साथ सी, 3 के साथ बी एंड 4 के साथ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपको बताना है एंटरप्रेन्योरशिप के बैरियर्स कौन कौन से हैं। हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले दिया गया है लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, बी इज लैक ऑफ मोटिवेशन एंड इंडिविजुअल स्पिरिट, C is unavailability of raw material, D is absence of ideal market conditions and E is lack of technical know-how। सो बताइए इनमें से कौन कौन से बैरियर्स होंगे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो देखिए सबसे पहले दिया गया है लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। तो अगर किसी इकोनॉमी में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज नहीं होगी, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होगा, तो ये एक बैरियर है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, राइट। लैक ऑफ मोटिवेशन एंड इंडिविजुअल स्पिरिट, अगर किसी पर्सन में मोटिवेशन नहीं है और इंडिविजुअल स्पिरिट नहीं है तो वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक बैरियर बन जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर रॉ मटेरियल आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, यस इट इज आल्सो अ बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आइडियल मार्केट कंडीशंस जो है वो नहीं है एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, तो यस इट इज आल्सो बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। और अगर एंटरप्रेन्योरशिप को टेक्निकल नो हाउ नहीं पता, उसको नहीं पता कि टेक्निकली उसको किस तरह से काम करना है, जो भी वो काम करना चाह रहा है उसको नहीं पता कि उस काम को परफॉर्म कैसे करना है। फॉर एग्जांपल एक एंटरप्रेन्योर अगर मोबाइल फोन्स बना रहा है, उसे नहीं पता कि मोबाइल फोन्स को बनाते कैसे हैं, उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी लगेगी, उसको ये टेक्निकल नो हाउ नहीं पता है, तब भी ये एक बैरियर हो जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो ये भी हमारा एक बैरियर है टू द एंटरप्रेन्योरशिप। सो क्या आंसर बनेगा हमारा। राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी डी ई। Next question is dash generally undertakes entrepreneurial activities for their personal satisfaction or for the satisfaction of psychological needs। So ऐसे कौन से entrepreneurs होते हैं जो entrepreneurial activities को करते हैं for their personal satisfaction as well as for their satisfaction of psychological needs। Options आपको दिए गए हैं pure entrepreneur, induced entrepreneur, motivated entrepreneur या फिर corporate entrepreneur। So क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज को करते हैं फॉर देयर पर्सनल सेटिस्फेक्शन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर साइकोलॉजिकल नीड्स, उन्हें हम बोलते हैं प्योर एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन और साइकोलॉजिकल नीड्स की सेटिस्फेक्शन के लिए एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज में आते हैं, उनको हम प्योर एंटरप्रेन्योर बोलते हैं।
सो प्योर एंटरप्रेन्योर आपको पता चल गया, ऐसे लोग जो स्टेटस कॉन्शियस होते हैं, जो रिकॉग्निशन चाहते हैं और अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज करते हैं, उन्हें हम प्योर एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से इंड्यूस्ड होते हैं, यानी कि कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो उन्हें पुश करता है टू come into the entrepreneurship, right? And next is motivated entrepreneurs. So motivated entrepreneurs वो entrepreneurs होते हैं जो ambitious होते हैं काफी ज्यादा, उनका लाइफ में एक ambition होता है, they want to do something in their life, they want to rise higher in their life, और उन्हें अपनी excellence जो है वो prove करनी होती है सोसाइटी में, इसलिए वो entrepreneurship में आते हैं। तो इस तरह के entrepreneurs को हम बोलते हैं motivated entrepreneur। ठीक है, सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्योर entrepreneur। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, हमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट कह रही है ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स आर कॉशियस इन अडॉप्टिंग एंड इंप्लीमेंटिंग एनी चेंज एंड चेंज ओनली एट द लास्ट मोमेंट। और स्टेटमेंट 2 कह रही है Fabian entrepreneurs are those who are not ready to make the changes in their existing production methods even at the cost of severely reduced returns। So क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सो देखिए यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी गलत हैं। राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 2, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर रिवर्स में दी गई हैं। ये वाली जो सेकंड जो स्टेटमेंट है ये ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स के लिए सही है, और पहली जो स्टेटमेंट है ये फेबियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए सही है। सो फेबियन एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होता है जो काफी कॉशियस रहता है इन अडॉप्टिंग एंड इंप्लीमेंटिंग एनी चेंज। तो कोई भी उन्हें चेंज करना होता है वो काफी ज्यादा कॉशियस रहते हैं, इतनी आसानी से चेंज नहीं करते हैं, और उनकी जो भी डीलिंग्स होती हैं दैट आर डिटरमाइंड बाय द कस्टम, रिलीजन, ट्रेडिशन एंड पास्ट प्रैक्टिसेस। तो फेबियन एंटरप्रेन्योर्स उस टाइम पर चेंज करते हैं जब उन्हें लगता है कि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, अब हमें चेंज होना ही पड़ेगा, तो उस टाइम पर फिर वो चेंज हो जाते हैं, अदरवाइज वो चेंज नहीं होते। तो लास्ट मोमेंट के ऊपर चेंज होते हैं फेबियन एंटरप्रेन्योर्स। लेकिन जो ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये भी अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन मेथड्स में, अपने डीलिंग्स में बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं, इवन एट द कॉस्ट ऑफ द सीवियरली रिड्यूस्ड रिटर्न्स। जो ड्रोन एंटरप्रेन्योर है वो तब भी चेंज नहीं होगा अगर उसकी कंपनी लॉस में जा रही है, राइट? सो अगर उसकी जो रिटर्न्स हैं वो भी नेगेटिव हो चुकी हैं, उस टाइम पर भी चेंज नहीं होगा, उसे हम बोलते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। फेबियन और ड्रोन एंटरप्रेन्योर में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि जो फेबियन एंटरप्रेन्योर्स हैं ये भी चेंज को पसंद नहीं करते हैं, चेंज नहीं होना चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि अब हम लॉस में चले जाएंगे उस टाइम पर जाके वो चेंज होते हैं, यानी कि वो लास्ट मोमेंट पे जाके चेंज होते हैं। लेकिन जो ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो चेंज होते ही नहीं है, अगर उन्हें ये लग रहा है कि उनका बिजनेस लॉस में चला जाएगा फिर भी वो चेंज नहीं होंगे, राइट? तो यही देखिए यहाँ पर लिखा है कि दे विल नॉट चेंज देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन मेथड्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ सीवियरली रिड्यूस्ड रिटर्न। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। इसलिए हमारा राइट आंसर यहां पर बनेगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। Next question is people have so many misconceptions about entrepreneurship. Select those misconceptions from the list given below. So question हमसे कह रहा है कि लोगों के मन में काफी ज्यादा misconceptions होती हैं about the entrepreneurship. हमें बतानी है कि वो कौन कौन सी misconceptions होती हैं। यहाँ पर options आपको दिए गए हैं। Entrepreneurs have to do everything themselves. B is entrepreneurship found only in small businesses. C is entrepreneur is a person with a dream, originality and daring. D is creating a new business in the face of risk and uncertainty, and E is entrepreneurship is genetic. So क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? So देखो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है कि entrepreneurs have to do everything themselves। तो बिल्कुल सही है, ये एक मिसकंसेप्शन होती है entrepreneurship की। ऐसा लोगों के मन में रहता है कि जो भी entrepreneur है उसे सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा, राइट? entrepreneurship found only in small businesses। तो ये भी कई लोगों में रहता है कि जो entrepreneurs होते हैं वो स्मॉल बिजनेसेस में ही होते हैं, वो स्मॉल बिजनेसेस ही करते हैं, वो बड़े बिजनेस पर्सन नहीं होते हैं। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन होती है, राइट? entrepreneur is a person with dream, originality and daring। So look, this is not a misconception। सी जो हमारी स्टेटमेंट दी गई है ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है एंटरप्रेन्योरशिप की, राइट?
D is create a new business in the face of risk and uncertainty. This is also a characteristics of entrepreneurs. And E is entrepreneurship is genetic. तो यस, कई लोग मानते हैं कि जो entrepreneurship होती है वो जेनेटिक होती है, इनकी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है, कोई entrepreneur ऐसे नहीं बन सकता है, राइट। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे entrepreneurs ऐसे भी बनते हैं जिनका कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं होता, तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है entrepreneurship की। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ए बी ई ओनली, ऑप्शन नंबर 1। अब हम यहाँ पर कुछ और मिसकंसेप्शंस देख लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। ये माना जाता है कि एंटरप्रेन्योर्स कैन ओनली बी सक्सेसफुल इफ दे हैव लार्ज फंडिंग बैकिंग देम। ये माना जाता है कि अगर उनके पास लार्ज फंडिंग है तभी वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये भी एक मिसकंसेप्शन है। ये भी लोग मानते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती, राइट। उन्हें सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, वो बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं। यस, दे टेक रिस्क, लेकिन कई बार ये मिसकंसेप्शन हो जाती है कि वो बहुत ही ज्यादा रिस्क लेते हैं। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, वो रास्कल मैनर में रिस्क नहीं लेता है। तो ये भी हमारी कई बार मिसकंसेप्शन रहती है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कि बहुत ही बड़ा हमें रिस्क जो है वो लेना पड़ेगा, राइट। ये भी कुछ लोग मानते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स है फॉर्मल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। सो बिना ट्रेनिंग और बिना एजुकेशन के भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज जेनेटिक, ये मैंने आपको बता दिया। और एंटरप्रेन्योरशिप फाउंड ओनली इन स्मॉल बिजनेसेस, ये भी एक मिसकंसेप्शन है एंटरप्रेन्योरशिप की। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए बी ई ओनली। Next question is McClellan, Hagen and Kunkel are major contributor to which of the following view of entrepreneurship। So देखिए entrepreneurship के हमारे कुछ views हैं, तो हमें यहाँ पर बताना है कि मैकलेलन, हैगन और कुंकल ये इन्होंने किस व्यू ऑफ entrepreneurship में कंट्रीब्यूट किया है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इकोनॉमिस्ट व्यू ऑफ entrepreneurship, सोशियोलॉजिस्ट व्यू ऑफ entrepreneurship, साइकोलॉजिस्ट व्यू ऑफ entrepreneurship या फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट व्यू ऑफ entrepreneurship। So क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखिए मैकलेलैंड, हैगन एंड कुंकल ये तीनों ही साइकोलॉजिस्ट थे, तो इसलिए इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इन द साइकोलॉजिकल व्यू ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये साइकोलॉजिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट व्यू में इन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशंस दी हैं। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखो साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप हमें ऐसे प्लेस के ऊपर देखने को मिलेगी जहां पर सोसाइटी सफिशिएंट सप्लाई करेगी, ऐसे इंडिविजुअल्स की सप्लाई करेगी जिनमें कुछ स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जैसे कि हाई कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ एफिकेसी होनी चाहिए, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होना चाहिए। तो इस तरह की अगर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ लोगों में है तो उस जगह पर हमें एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो देखने को मिलेगी। ये साइकोलॉजिस्ट जो है वो मानते हैं, ठीक है। Next question is, as per innovation theory of entrepreneurship given by Joseph's computer, in which of the following areas innovation can be done by entrepreneur? So question आपसे पूछ रहा है कि इनोवेशन जो थ्योरी है entrepreneurship की जिसे जोसेफ्स कंप्यूटर ने दिया है, उनके अकॉर्डिंग कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनमें एक entrepreneur इनोवेशन कर सकता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, क्रिएटिंग न्यू डिमांड, the opening of new market and the carrying out of new organization of any industry। So क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज ए बी डी ई ओनली। क्रिएटिंग न्यू डिमांड ये एरिया नहीं बताया गया है ऑफ द इनोवेशन बाय जोसेफ कंप्यूटर इन हिज थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। सो सी को हम एलिमिनेट कर देंगे, हमारा राइट आंसर बन जाएगा ए बी डी ई ओनली। देखिए इनोवेशन जो थ्योरी है एंटरप्रेन्योरशिप की, उसके अकॉर्डिंग इनोवेशन के 5 फंक्शंस होते हैं, यानी कि 5 एरियाज में इनोवेशन जो है वो करी जा सकती है बाय एन एंटरप्रेन्योर। तो वो कौन कौन से एरियाज हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि एक नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना, एक ऐसा प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करना जिसके बारे में कस्टमर्स को अभी पता ही ना हो, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए तरीके से पेश कर देना इन द मार्केट, इसे हम बोलते हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। तो इस तरह से इनोवेशन जो है वो करी जा सकती है। एक नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस कर देना मार्केट में, एक नया मार्केट क्रिएट कर देना, नया सोर्स ऑफ सप्लाई ढूंढ लेना, और एक ऑर्गेनाइजेशन को नए तरीके से रन करना। तो इस तरीके से जो है वो इनोवेशन करी जा सकती है इन एन इंडस्ट्री एज पर द इनोवेशन थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये पांचों ही एरियाज आपको याद रखने हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज ए बी डी ई ओनली।
नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर डिफरेंट पर्सनैलिटीज दी गई हैं एंटरप्रेन्योर की और दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। हमें इनको मैच करके बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सो देखो, एक थ्योरी होती है हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप की, विथड्रॉल ऑफ स्टेटस रिस्पेक्ट, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग चार तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं एंटरप्रेन्योर्स की, राइट। तो वही यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दी गई हैं, रिट्रीटिस्ट, रिचुअलिस्ट, रिफॉर्मिस्ट एंड इनोवेटर। आपको मैच करके बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। So, देखो, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एन एंटरप्रेन्योर हु इज क्रिएटिव एंड ट्राई टू अचीव हिज गोल्स सेट बाय हिमसेल्फ। सो ऐसा एंटरप्रेन्योर जो काफी क्रिएटिव होता है और जो भी गोल्स उसने सेट करे होते हैं उनको अचीव करने की कोशिश करता है, इस तरह के एंटरप्रेन्योर को हम बोलते हैं इनोवेटर। ठीक है। बी स्टेटमेंट दी गई है, एंटरप्रेन्योर हु कंट्रीब्यूट्स टू वर्क इन सोसाइटी बट रिमेन्स इनडिफरेंट टू हिज वर्क और स्टेटस। सो ऐसा एंटरप्रेन्योर जो सोसाइटी में काम करता रहता है लेकिन अपने वर्क और स्टेटस के प्रति इनडिफरेंट होता है, तो इस तरह के एंटरप्रेन्योर को हम बोलते हैं रिट्रीटिस्ट। सी यहाँ पर दिया गया है, वन हु वर्क्स एज पर द नॉर्म्स इन द सोसाइटी बट विद नो होप ऑफ इंप्रूवमेंट इन द वर्किंग कंडीशन और हिज स्टेटस। सो ऐसा पर्सन जो सोसाइटी की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चल रहा है लेकिन उसका जो वर्क कंडीशन है, उसकी जो स्टेटस है, उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होती, तो जैसा कि नाम ही इसका बता रहा है, इसको हम बोलेंगे रिचुअलिस्ट, राइट, जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चल रहा है। और एंड वन हु इज रेविलियन एंड ट्राइज टू ब्रिंग अ न्यू वेज ऑफ वर्किंग एंड न्यू सोसाइटी। सो ऐसा पर्सन, ऐसा एंटरप्रेन्योर जो रेवेल करता है और नए तरीके खोजता है वर्क करने के और सोसाइटी में नई नई चीजों को करने की कोशिश करता है, तो इस तरह के एंटरप्रेन्योर को हम बोलते हैं रिफॉर्मिस्ट, राइट। जैसा कि इसका देखिए नाम ही बता रहा है कि ये रिफॉर्म करने के ऊपर फोकस करेगा, रिफॉर्मिस्ट है, तो वो सोसाइटी में नई चीजों को इंट्रोड्यूस करेगा, रिफॉर्मिस्ट, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर राइट मैच हो जाएगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 1B, 2C, 3D एंड 4A। Next question is, under which type of feasibility analysis the project is evaluated on following parameters। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि किस टाइप के feasibility analysis में प्रोजेक्ट को हम evaluated करते हैं फॉलोइंग पैरामीटर्स के ऊपर। कुछ पैरामीटर्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं, requirements for raw material, anticipated sales, anticipated expenses, the probable profits and government policies। तो ये जो हमारे फैक्टर्स हैं ये कौन से एनालिसिस में आएंगे। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इकोनॉमिक एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सोशल एनालिसिस एंड मैनेजरियल एनालिसिस। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। So, देखो, जितने भी फैक्टर्स हमें यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है, जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, सेल्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, ये सारे होते हैं हमारे इकोनॉमिक फैक्टर। तो इन सभी फैक्टर्स को हम एनालाइज करते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस में। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। सो फिजिबिलिटी एनालिसिस होता क्या है। फिजिबिलिटी एनालिसिस में हम ये स्टडी करते हैं कि जो भी हम बिजनेस करने जा रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हम मार्केट को ऑफर करने जा रहे हैं, वो फिजिबल है या फिर नहीं, हमें उसे करना चाहिए या फिर नहीं। तो डिफरेंट काइंड्स का एनालिसिस उसके लिए हम कंडक्ट करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एनालिसिस, राइट। इसके अलावा फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एनालिसिस, जिस मार्केट में हम उतरना चाहते हैं उस मार्केट का भी हम एनालिसिस करते हैं। जो भी हमारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसका भी एनालिसिस होता है। मैनेजरल एफिशिएंसीज का एनालिसिस हम करते हैं मैनेजरियल फिजिबिलिटी एनालिसिस में, राइट। इसके अलावा सोसाइटी हमारे प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करेगी या नहीं, इसमें हम स्टडी करते हैं सोशल फिजिबिलिटी एनालिसिस को। इसके अलावा एनवायरमेंट के ऊपर हमारे प्रोडक्ट्स का क्या इंपैक्ट है उसके लिए हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल फिजिबिलिटी को, राइट। एनवायरमेंट फिजिबिलिटी एनालिसिस इसके लिए होता है। इसके अलावा हमारे पास होता है लीगल फिजिबिलिटी एनालिसिस, शेड्यूल फिजिबिलिटी एनालिसिस और एंड रिसोर्सेज फिजिबिलिटी एनालिसिस, जिसमें हम चेक करते हैं कि जो भी रिसोर्सेज हमें चाहिए टू कंडक्ट द बिजनेस वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या फिर नहीं। तो ये डिफरेंट काइंड्स के एनालिसिस जो है वो कंडक्ट करे जाते हैं फिजिबिलिटी एनालिसिस में। तो जितने भी फैक्टर्स थे ये इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इकोनॉमिक एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इनोवेशन हैव बीन गिवन बाय पीटर एफ ड्रकर। सो देखिए, पीटर एफ ड्रकर ने कुछ सोर्सेज ऑफ इनोवेशन दिए हैं। हमें बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कि कौन कौन से सोर्सेज हैं इनोवेशन के जिनको पीटर एफ ड्रकर ने दिया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, द अनएक्सपेक्टेड, द इनकॉन्ग्रुइटी, प्रोसेस नीड्स, डेमोग्राफिक्स एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
So, देखिए पीटर एफ ड्रकर ने जो सोर्सेज ऑफ इनोवेशन दिया है उसमें द अनएक्सपेक्टेड आता है, द इनकॉन्ग्रुइटी आता है, प्रोसेस नीड भी आता है, डेमोग्राफिक्स भी आता है, लेकिन लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ABCD ओनली। So, देखिए पीटर एफ ड्रकर ने 7 सोर्सेज ऑफ इनोवेशन दिए हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है द अनएक्सपेक्टेड, यानी कि हम करना कुछ और चाहते थे लेकिन हो कुछ और गया, उसकी वजह से इनोवेशन हो जाती है। इनकॉन्ग्रुइटी यानी कि क्या है और क्या होना चाहिए उसके बीच का जो डिफरेंस है। प्रोसेस नीड, ये भी एक सोर्स बताया गया है इनोवेशन का बाय पीटर एफ ड्रकर। इंडस्ट्री एंड मार्केट में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से इनोवेशन हो जाती है। डेमोग्राफिक्स में जो चेंज आ रहे हैं उसकी वजह से भी इनोवेशन होती है, राइट। चेंज इन परसेप्शन, मीनिंग एंड मूड, इसकी वजह से भी हम देखते हैं कि इनोवेशन होती है मार्केट में। और एंड व्हेन यू डू समथिंग टू गेन न्यू नॉलेज, उसकी वजह से भी हमें इनोवेशन देखने को मिलती है। सो लाइफ स्टाइल चेंजेस में नहीं है। आप यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हैं कि डेमोग्राफिक्स में जो चेंज आता है और लोगों के परसेप्शन, मीनिंग और मूड में जो चेंज आ रहा है उसको एक तरह से आप लाइफ स्टाइल चेंज बोल सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट वर्डिंग लाइफ स्टाइल चेंजेस ये जो है वो नहीं करी गई है बाय द पीटर एफ ड्रकर। तो जो 7 सोर्स ऑफ इनोवेशन है वो यही है जो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर मेंशन है। तो लाइफ स्टाइल एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए हमने उसे ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिया। ठीक है। सो लाइफ स्टाइल चेंजेस को हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि सेम वर्डिंग यूज नहीं करी गई है बाय द पीटर एफ ड्रकर। बाकी चारों जो ऑप्शन में दिए गए हैं ये सोर्सेज ऑफ इनोवेशन है एज पर द पीटर एफ ड्रकर। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ABCD ओनली। Next question is dash, also known as stealth innovation, involves applying new technology or processes to your company's current market। तो जब एक बिजनेस नई टेक्नोलॉजीज को करंट मार्केट में इंप्लीमेंट करता है तो उसे हम कौन से इनोवेशन बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम हमारा स्टेल्थ इनोवेशन भी है। आपके ऑप्शंस हैं रेडिकल इनोवेशन, इंक्रीमेंटल इनोवेशन, डिसरप्टिव इनोवेशन या फिर आर्किटेक्चरल इनोवेशन। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डिसरप्टिव इनोवेशन। डिसरप्टिव इनोवेशन को स्टेल्थ इनोवेशन भी बोला जाता है और ये उस केस में होती है जब आप नई टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करते हैं अपने करंट मार्केट में। सो मार्केट एज वेल एज टेक्नोलॉजी, इन दोनों के बेसिस के ऊपर हम इनोवेशन को 4 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। आर्किटेक्चरल इनोवेशन, रेडिकल इनोवेशन, डिसरप्टिव इनोवेशन एंड इंक्रीमेंटल इनोवेशन। सो जब आप एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हो एग्जिस्टिंग मार्केट में तो इसे हम बोलते हैं incremental innovation. When you use existing technology in a new market, it is known as architectural innovation, right? जब आपकी टेक्नोलॉजी भी नहीं है और आप एक नए मार्केट को क्रिएट कर रहे हो तो उसे हम बोलते हैं रेडिकल इनोवेशन, राइट। कि आपने नई टेक्नोलॉजी आप लेकर के आए उसकी वजह से एक नया मार्केट क्रिएट हो गया, इट मींस रेडिकल इनोवेशन। एंड व्हेन यू यूज न्यू टेक्नोलॉजी इन योर एग्जिस्टिंग मार्केट इट मींस डिसरप्टिव इनोवेशन, यानी कि जो भी एग्जिस्टिंग मेथड्स हैं, एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस हैं, आप उन्हें डिसरप्ट कर रहे हैं और इसको हम स्टेल्थ इनोवेशन भी बोलते हैं, राइट। इसलिए हमारा जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3 डिसरप्टिव इनोवेशन। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर कुछ इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के नेम दिए गए हैं और दूसरी तरफ दिया गया है कि कौन किन कंपनीज को इन्होंने फाउंड करा है। तो कुछ फेमस कंपनीज के यहाँ पर नाम है, आपको बताना है कि इन कंपनीज को किन इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ने फाउंड करा है, राइट। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं किरण शॉ, अनीशा सिंह, उपासना टाकू एंड फाल्गुनी नायर। सो बताइए इन इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ने कौन सी कंपनी को फाउंड करा है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। So, देखो अगर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर बिजनेस न्यूज देखते हो या फिर कोई बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। So, देखिए किरण शॉ सी इज द फाउंडर ऑफ बायोकॉन, अनिशा सिंह सी इज फाउंडर ऑफ माइडला, उपासना ठाकुर सी इज फाउंडर ऑफ मोबीक्विक एंड फाल्गुनी नायर सी इज फाउंडर ऑफ नाइका। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1A 2B 3C एंड 4D। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए ये कुछ फेमस इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, साथ में दिया गया है कि किस किन किन कंपनीज को इन्होंने यहाँ पर फाउंड करा है, राइट। तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस लेक्चर की, आपको खुद से ये पढ़ना है, खुद से इस चार्ट को आपको देखना है और देखना है कि जो इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, कुछ फेमस इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, इन्होंने किन कंपनीज को यहाँ पर फाउंड करा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। सो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर कुछ स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस आते हैं, आपको बताना है कि वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं। स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस का मतलब है ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनको एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर कॉन्स्टिट्यूट करा गया है। आपके ऑप्शंस हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड एंड स्मॉल स्केल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सो देखो, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ये एक स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ये भी हमारा एक स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन ये भी स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड एंड स्मॉल स्केल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों ही स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ABC ओनली। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज के अंडर 5 स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस आते हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूट करा गया है अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसमें हमारे आते हैं केवीआईसी यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, क्वायर बोर्ड, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन यानी कि एनएसआईसी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जिसको हम NIMSME भी बोलते हैं, एंड महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसको हम शॉर्ट में MGIRI बोलते हैं। तो ये सारे ही हमारे स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ABC ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द प्रोग्राम ऑफ सेटिंग अप इंडस्ट्रियल एस्टेट्स इन। सो आपको बताना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को सेटअप करने का जो प्रोग्राम है उसे कौन से ईयर में लॉन्च किया था? 1948, 1955, 1964 या फिर 1975? बट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को सेटअप करने का जो प्रोग्राम है उसे लॉन्च करा था इन द ईयर ऑफ 1955। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सो काफी इंपॉर्टेंट है, ईयर आपने याद रखना है। देखिए, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स होती क्या है? इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में गवर्नमेंट जो है वो कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज को, इंडस्ट्रियल पार्क्स को सेटअप करती है, उसे हम इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बोलते हैं। और इंडिया ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था 1955 में। इसको सबसे पहले अडॉप्ट किया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड ने। तो ये नाम भी आपने याद रखना है। सो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के इंडिया में? इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जो भी हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो भी हमारी मीडियम साइज इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनको डेवलप करना, राइट। बिग सिटीज में जो कंजेशन है इंडस्ट्रीज का उसको रिमूव करना, यानी कि रूरल एरियाज में और स्मॉल स्केल जो सिटीज हैं उनमें भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के जाना, इंडस्ट्रीज का डिसेंट्रलाइजेशन करना, और जो भी एंसिलरी यूनिट्स हैं उनकी ग्रोथ में उनकी हेल्प करना, राइट, टू एनकरेज द ग्रोथ ऑफ एंसिलरी यूनिट्स, जिन्हें हम देखते हैं कि वो अक्सर हमें देखने को मिलती हैं। जो भी मेजर इंडस्ट्रियल अंडरटेक्स होती हैं, मेजर इंडस्ट्रियल टाउन्स होते हैं, उनके सराउंडिंग में हमें एंसिलर यूनिट्स देखने को मिलती हैं। तो उनकी ग्रोथ को एनकरेज करना भी एक पर्पस है इंडस्ट्रियल एस्टेट्स का, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का, राइट। एंसिलर यूनिट्स क्या होती हैं? एंसिलर यूनिट्स होती हैं जो इंडस्ट्री को एंसिलरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं। एंसिलरी प्रोडक्ट्स का मतलब होता है सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में लगते हैं, राइट। जैसे कि ऑटो कंपनीज के लिए एंसिलरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? टायर, सीट्स कवर, मिरर, राइट। तो इनको हम बोलते हैं एंसिलरी प्रोडक्ट्स टू द ऑटो इंडस्ट्री, राइट। तो इसी तरह की कंपनियां जो इस तरह का काम करती हैं, जिस तरह के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं टू ए पर्टिकुलर कंपनी, उन्हें हम बोलते हैं एंसिलरी यूनिट्स, ठीक है। सो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। तो दो स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर दी गई हैं, थोड़ी सी लेंथी स्टेटमेंट्स हैं, इनको अच्छे से पढ़िए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पहली स्टेटमेंट है, देखिए हमारी कह रही है द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग इन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई इज द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन एट नेशनल लेवल फॉर द प्रोग्राम्स रिलेटिंग टू वोकेशनल ट्रेनिंग इंक्लूडिंग वुमेन वोकेशनल ट्रेनिंग। सो पहली स्टेटमेंट हमारी कह रही है कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग यानी कि DGT ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल लेवल के ऊपर वर्क करती है। किस लिए वर्क करती है? फॉर द वोकेशनल ट्रेनिंग इंक्लूडिंग वुमेन, राइट। सो क्या ये स्टेटमेंट सही है?
ये गलत है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो हमारी पहली स्टेटमेंट है ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का अपेक्स इंस्टीट्यूशन है। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो सही है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई यहाँ नहीं आएगा, यहाँ हमारा आएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। इसलिए हमारी पहली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट हमारी कह रही है द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी यानी कि नेस्कॉम इज एन इंडियन नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन एंड एडवोकेसी ग्रुप फोकस्ड मेनली ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी कि बीपीओ इंडस्ट्री। तो देखिए स्टेटमेंट 2 हमारी बिल्कुल सही है। नेस्कॉम एक इंडियन नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है, ये एक एडवोकेसी ग्रुप है, यानी कि गवर्नमेंट को ये रेगुलर बेसिस के ऊपर एडवाइस भी करते हैं अबाउट द डेवलपमेंट्स इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दे वर्क मेनली फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो नेस्कॉम के बारे में जितनी भी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर बनेगा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। Next question is consider the following statements about international cooperation scheme and mark the correct answer। So देखिए MSMEs के लिए एक स्कीम है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, राइट। पहली स्टेटमेंट है हमारे पास द पर्पस इज टू एनहांस द कॉम्पिटेंसीज ऑफ एमएसएमईज टू कैप्चर न्यू मार्केट्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स। बी इज reimbursement is provided for international visit. C is airfare is reimbursed up to 2 lakh and D is scheme is implemented by Ministry of External Affairs। So बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम का ये पर्पस है कि जो भी हमारी एमएसएमई हैं उनमें इस तरह की कॉम्पिटेंसीज डेवलप करी जाएं कि वो अपना जो मार्केट है, जो नया मार्केट है उसको कैप्चर करें, उनका जो मार्केट है वो डेवलप हो। तो पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। इसमें री इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोवाइड करा जाता है फॉर इंटरनेशनल विजिट, ये भी बिल्कुल सही है। एयर फेयर री इन्वेस्ट किया जाता है अप टू 2 लाख, ये सही नहीं है, अप टू 1 लाख री इन्वेस्ट करा जाता है। और स्कीम को इंप्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, तो हमारी डी स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो जाएगी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 A and B only। तो देखिए क्या ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम का। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि जो भी हमारी एमएसएमईज हैं उनमें ऐसी कॉम्पिटेंसीज डेवलप हों कि वो नए मार्केट को कैप्चर करें, राइट, वो नई टेक्नोलॉजीज को इंप्रूव करें और जो भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज है हमारी एमएसएमईज की वो इंप्रूव हो, राइट। इसके लिए इस पर्टिकुलर स्कीम को चलाया गया है कि जो भी हमारी एमएसएमईज हैं वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पार्टिसिपेट करें और अपने बिजनेस नेटवर्क को इंक्रीज करें ताकि उनका जो बिजनेस है वो इंप्रूव हो, राइट। इसमें री इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करी जाती है फॉर पार्टिसिपेशन एंड विजिट इन इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड फेयर्स की अगर कोई एमएसएमई का कोई भी ओनर है, कोई भी पर्सन है जो एक एमएसएमई चला रहा है, अगर वो किसी इंटरनेशनल एग्जीबिशन में, इंटरनेशनल फेयर में जाना चाहता है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में जाना चाहता है, तो उसमें उसका जो भी खर्चा होता है उसको गवर्नमेंट यहाँ पर रीइंबर्स करती है। एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल है, राइट। जो असिस्टेंस प्रोवाइड करा जाता है स्कीम के अंडर वो देखिए यहाँ पर दिया गया है फॉर पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल एग्जीबिशन। सो इंटरनेशनल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए इकोनॉमिक क्लास का जो एयर फेयर है वो मैक्सिमम 1 लाख तक रीइंबर्स हो जाता है, राइट। स्टॉल चार्जेस जो हैं वो अप टू 1.25 लाख रीइंबर्स करे जाते हैं। फ्राइट चार्जेस जो है वो मैक्सिमम 25,000 तक रीइंबर्स होते हैं और एंट्री एंड रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो अप टू 5,000 यहाँ पर गवर्नमेंट रीइंबर्स कर देती है। एंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन इंडिया। सो अगर कोई एमएसएमई इंडिया में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करना चाहती है तो जो भी उसका खर्चा आ रहा है मैक्सिमम 4.5 लाख तक जो है वो रीइंबर्स करा जाता है। और एयर फेयर जो है फॉरेन स्पीकर्स का वो भी रीइंबर्स करा जाता है अप टू 2.5 लाख, ठीक है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 A एंड B ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स आर इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। सो आपको बताना है कि कौन सी स्कीम्स हैं जिनको एनएसआईसी इंप्लीमेंट करता है। देखिए एनएसआईसी की अपनी भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, राइट, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है लेकिन उनको इंप्लीमेंट करने का काम नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन करती है, ठीक है। तो कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिनको इंप्लीमेंट करती है एनएसआईसी, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं एमएसएमई डेटा बैंक, मुद्रा योजना, नेशनल एससीएसटी हब, एस्पायर या फिर पीएम स्वनिधि। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
देखिए इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ए सी डी ओनली, यानी कि राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, एमएसएमई डेटा बैंक, नेशनल SC/ST हब एंड एस्पायर। इन स्कीम्स को इंप्लीमेंट करता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। मुद्रा योजना एंड पीएम स्वनिधि, इनको इंप्लीमेंट करने का काम नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन नहीं करती। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। सो ये कुछ स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिनको नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन इंप्लीमेंट करने का काम करती है। इसमें हमारे पास आती है एमएसएमई डेटा बैंक, नेशनल SC/ST हब, परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम, मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम फॉर MSMEs एंड एस्पायर। राइट, तो इन स्कीम्स को इंप्लीमेंट करती है NSIC, ये आपने याद रखना है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। Next question is PM Sonidhi, a scheme was launched by Government of India as a part of the Atmanirbhar Bharat initiative. Which of the following statements are correct about PM Sonidhi? So PM Sonidhi एक स्कीम थी जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था एज ए पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इस स्कीम के बारे में सही हैं। पहली स्टेटमेंट है प्रोवाइड अफोर्डेबल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स। बी इज स्कीम्स कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs। C is the scheme is valid until March 2024 and D is the vendors can avail a working capital loan of up to 10,000। So आपको बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो पीएम स्वनिधि ये अफोर्डेबल लोन्स प्रोवाइड करती है टू स्ट्रीट वेंडर्स, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर नहीं आती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। पीएम स्वनिधि आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर। ये स्कीम मार्च 2024 तक वैलिड नहीं है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ये वैलिड है अप टू दिसंबर 2024 और इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर वर्किंग कैपिटल लोन अवेल करा जा सकता है अप टू 10,000। ये बिल्कुल सही बात है। राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, A and D only। सो पीएम स्वनिधि इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, जिसको हम महुआ भी बोलते हैं शॉर्ट में, ये आपने याद रखना है। इस पर्टिकुलर स्कीम की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। इस स्कीम की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। राइट, इसको लॉन्च करा गया था जून 2020 में टू प्रोवाइड अफोर्डेबल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स। तो आत्मनिर्भर भारत जो इनिशिएटिव था उसके अंडर इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च करा गया था। ये स्कीम बेनिफिट प्रोवाइड करती है वेंडर्स को, हॉकर्स को, ठेले वाले, पीपल इन्वॉल्व इन गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड टू टेक्सटाइल, एपरल्स, आर्टिसंस प्रोडक्ट्स, बार्बर शॉप्स, लॉन्ड्री सर्विसेज इन डिफरेंट एरियाज। तो जो भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं उनको अफोर्डेबल लोन ये पर्टिकुलर स्कीम जो है वो प्रोवाइड करती है। इसमें 10,000 रुपीज तक का वर्किंग कैपिटल लोन जो है वो प्रोवाइड करा जाता है टू द स्ट्रीट वेंडर्स और उसे मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे करा जा सकता है विद इन अ ईयर। इस स्कीम को गवर्नमेंट ने रिसेंटली ही एक्सटेंड किया है अप टू दिसंबर 2024। सो ये भी काफी इंपॉर्टेंट ईयर है, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेटेजी कुड बी। सो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। ए में दिया गया है अ प्लान और कोर्स ऑफ एक्शन मेकिंग ए पैटर्न और कॉमन थ्रेड। बी इज द पैटर्न रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज ड्रॉन फ्रॉम इट्स पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। सी इज एसोसिएटेड टू प्रैक्टिसिंग एक्टिविटीज टू टेक द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स करंट स्टेट्स टू इट्स एस्पायर्ड पोजीशन। एंड डी इज रिलेटेड टू वेरियस रिसोर्सेज नीडेड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स। तो एक स्ट्रेटेजी कंपनी की क्या हो सकती है, चार यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। कोड्स आपको दिए गए हैं ABCD, C&D ओनली, BCD ओनली एंड BND ओनली। सो बट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जितनी भी स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं काफी सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। इनको पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा कि चारों ही हमारी स्ट्रेटेजी में कवर हो सकती हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, A, B, C एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की एक प्रोसेस होती है हमारी, उसके स्टेप्स को आपको यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट, स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन एंड स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हमारा फर्स्ट स्टेप होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट। सो सबसे पहले आएगा बी, स्ट्रेटेजिक इंटेंट एस्टेब्लिश करने के बाद वी फॉर्मुलेट द स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करने के बाद हम उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं, और इंप्लीमेंट करने के बाद हम उसको इवेल्युएट करते हैं कि जो भी हमने सोचा था एज पर प्लान हमने काम करा है या फिर नहीं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर बन जाएगा बी, ए, डी एंड सी। सो राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर 2। सो दिस इज अवर प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सबसे पहले हम स्ट्रेटेजिक इंटेंट को यहाँ पर एस्टेब्लिश करते हैं, जिसमें हमारा विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स ये सब आता है। देन वी फॉर्मुलेट द स्ट्रेटेजी वेयर वी कंडक्ट स्वॉट एनालिसिस। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी या स्ट्रेटेजिक प्लान्स को कंस्ट्रक्ट करा जाता है, राइट। देन स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन, हम इंप्लीमेंट कर देते हैं स्ट्रेटेजी को, प्रोजेक्ट को हम अपने इंप्लीमेंट करते हैं, प्रोसीजर्स को इंप्लीमेंट करते हैं, रिसोर्सेज एलोकेट कर जाते हैं, स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल इंप्लीमेंटेशन स्टेज के ऊपर होती है। एंड देन वी इवेल्युएट अवर स्ट्रेटेजी, राइट। इसमें एनालिसिस एंड असेसमेंट होती है, और जितने भी हमारे स्टेप्स होते हैं इनको हम साथ साथ में कंट्रोल भी करते हैं, तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल भी यहाँ पर हमारा साथ साथ चलता है, ठीक है। सो याद रखना है आपने, ये हमारी प्रोसेस होती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, बी, ए, डी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। हम यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट है मिशन इज हाईएस्ट इन हायरार्की ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट एंड रिफ्लेक्ट्स द एस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड स्टेटमेंट 2 इज विजन गिव्स द आंसर ऑफ व्हाई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट एंड आल्सो डिफाइंस द पाथ टू अचीव मिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे इनकरेक्ट क्यों हो जाएंगे? क्योंकि रिवर्स में दी गई हैं। सेकंड स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट कर रही है मिशन को, और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रिफ्लेक्ट कर रही है विजन को, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। सो विजन देखिए हमारा हाईएस्ट होता है इन द हायरार्की ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट। स्ट्रेटेजिक इंटेंट की जो हमारी हायरार्की होती है, सबसे पहले हमारा आएगा विजन। विजन क्या होता है? विजन रिफ्लेक्ट करता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के एस्पिरेशन को, कि वो क्या बेसिकली करना चाहती है, राइट। इसको डिफाइन करा जाता है एज ए लॉन्ग टर्म गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन इज इंटेंडेड टू अचीव इन फ्यूचर। तो जिस चीज को फ्यूचर में एक पर्टिकुलर कंपनी अचीव करना चाहती है, जो भी उनकी एस्पिरेशन होती है, उसको हम विजन बोलते हैं, राइट। तो जो भी विजन होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, वो उसके बिजनेस ऑपरेशंस को कंडक्ट करने से पहले जो है वो एस्टेब्लिश करा जाता है। जब भी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उसके स्टार्ट करने से पहले ही विजन स्टेटमेंट जो है वो बना ली जाती है, ठीक है। एंड मिशन, व्हाट इज मिशन? मिशन इज बेसिकली अ रीजन व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों कर रही है, वो काम क्या कर रही है, वो उसका जो मिशन स्टेटमेंट है वो हमें बताता है, राइट। और मिशन स्टेटमेंट हेल्प करता है एक पर्टिकुलर कंपनी को अचीव करने में, उसको विजन को भी, ठीक है। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारा असर्शन रीजन का सवाल है। असर्शन हमारी कह रही है strategic thinkers should have the ability to conceptualize the picture of the organization as whole which must be clearly with the business vision। so assertion हमारी कह रही है कि जो strategic thinkers होते हैं, जो भी एक organization में decision लेते हैं, जिनको हम strategic thinkers बोल सकते हैं, उनमें ability होनी चाहिए to conceptualize the picture of an organization, कि वो जो भी उनकी organization है उसकी overall picture को वो conceptualize कर पाए, right, as a whole, and that must be clearly with the business vision। जो हमारे जो business vision है उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है हमारी असर्शन। रीजन हमारा कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस टू बिल्ड अप अ स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर दैट एनेबल्स द फर्म टू एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग। सो रीजन हमारा कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो एक ऐसा स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर बिल्ड करे जो एक फर्म को एनेबल बनाए टू एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव्स एंड बिल्ड देयर कॉम्पिटेंसीज। तो रीजन भी हमारा सही है, और रीजन हमारे यहाँ पर असर्शन को भी करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, both the assertion and reason are correct, and reason is correct explanation of assertion।
Next question is dash technique is designed to analyze the environment quickly and inexpensively so that businesses can focus on critical issues that have to be addressed in a short span. So क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सी टेक्निक है जिसको डिजाइन करा गया है टू एनालाइज द एनवायरमेंट क्विकली, ऐसी टेक्निक जिसमें हम एनवायरमेंट को क्विकली एनालाइज करते हैं, जिसमें हमारा खर्चा भी कम होता है, एक इनएक्सपेंसिव टेक्निक है ताकि जो बिजनेस है वो क्रिटिकल इश्यूज के ऊपर फोकस कर सकें जिनको शॉर्ट स्पैन में जो है वो एड्रेस हमें करना होता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं स्वॉट एनालिसिस, क्वेस्ट एनालिसिस, स्पार्क्स एनालिसिस एंड बीसीजी एनालिसिस। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 2 क्वेस्ट एनालिसिस। क्वेस्ट एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है, ये एक एनवायरमेंट को स्कैन करने की टेक्निक है जिसमें हम एनवायरमेंट को क्विकली स्कैन करते हैं। तो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में जब एक पर्टिकुलर कंपनी को, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस एनवायरमेंट को स्कैन करना होता है और देखना होता है कि कौन कौन से क्रिटिकल इश्यूज जो हैं वो अभी चल रहे हैं जिन्हें हमें एड्रेस करना है इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, तो उस टाइम पर कंपनीज यूज करती हैं क्वेस्ट एनालिसिस। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। क्वेस्ट की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। क्वेस्ट की फुल फॉर्म हमारी होती है क्विक एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक और इसका यूज ही करा जाता है शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में एनवायरमेंट को क्विकली स्कैन करने के लिए। ठीक है। Next question is consider the following statements about environmental scanning and mark the correct answer। So environmental scanning से related हमें यहाँ पर दो statements दी गई हैं, हमें बताना है कौन सी statement correct है कौन सी incorrect है। Statement 1 हमारी कह रही है the environmental scanning process enables an organization to analyze the influence which various situations and changes in the environment exert on its strategic management process। And statement 2 is environmental scanning requires information to be analyzed and the sources of information may be formal and internal only। So क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? So देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी कह रही है कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को एनेबल करती है कि जो भी चेंजेस एनवायरमेंट में हो रहे हैं और जो भी वेरियस सिचुएशंस हैं वो किस तरह से उनके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को इफेक्ट कर रही है वो उसको एनालाइज कर पाए। तो बिल्कुल सही हमारी ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 हमारी कह रही है कि जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग है उसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको एनालाइज करना पड़ता है और जो सोर्सेज ऑफ इनोवेशन है हमारे वो सिर्फ फॉर्मल एंड इंटरनल ही हो सकते हैं। तो स्टेटमेंट 2 हमारी यहाँ पर गलत हो जाएगी क्योंकि जो सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन है दैट कैन बी फॉर्मल, दैट कैन बी इनफॉर्मल, दैट कैन बी इंटरनल, दैट कैन बी एक्सटर्नल। राइट, तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर कंपोनेंट्स दिए गए हैं बीसीजी मैट्रिक्स के और दूसरी तरफ उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, हमें इनको मैच करके बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सो जल्दी से मैच करिए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है स्टार। तो स्टार हमारा कौन सा बिजनेस पोर्टफोलियो होता है जिसमें हाई ग्रोथ होती है और हाई मार्केट और हमारा मार्केट शेयर भी जो है वो हाई होता है और हाई ग्रोथ भी उस बिजनेस में होती है, उसको हम स्टार बोलते हैं। कैश काउ हमारा वो बिजनेस होता है जहां पर हमारा हाई मार्केट शेयर होता है लेकिन जो मार्केट का ग्रोथ रेट है वो लो होता है। सो टू के साथ हम मैच करेंगे डी को। क्वेश्चन मार्क ऐसा सिनेरियो होता है जहां पर हमारा जो मार्केट शेयर है वो लो होता है और मार्केट का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो हाई होता है। एंड डॉग्स ऐसा सिनेरियो होता है, ऐसे हमारे बिजनेसेस होते हैं जिनकी ग्रोथ रेट भी लो होती है और ऐसे मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। हमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट है व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन चूजेस टू रिड्यूस इट इनपुट कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग इट्स ओन इनपुट्स इट इज नोन एज बैकवर्ड इंटीग्रेशन। स्टेटमेंट 2 हमारी कह रही है व्हेन द फर्म परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ इट्स ओन कस्टमर्स फॉर एग्जांपल distribute its own products to lower distribution cost or ensure better service quality to its customer it is known as forward integration। सो आपको बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
So, देखो पहली स्टेटमेंट हमारी कह रही है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करती है बाय प्रोड्यूसिंग देयर ओन इनपुट, तो इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 हमारी कह रही है कि जब एक पर्टिकुलर फर्म अपने जो कस्टमर्स हैं उनके लिए जो फंक्शंस हैं वो खुद परफॉर्म करती है, यानी कि जो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है वो कंपनी खुद करती है और उन्हें बेटर क्वालिटी की सर्विस जो है वो प्रोवाइड करती है, तो उसे हम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये भी हमारी सही स्टेटमेंट है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पर आप मान लो, जैसे मान लो ये कंपनी है, राइट, तो कंपनी को यहाँ से इस सोर्स से रॉ मटेरियल आ रहा है, यहाँ पर कंपनी उसको प्रोड्यूस कर रही है और अपने कस्टमर के पास भेज दे रही है। सो मान लो ये कंपनी है, तो जब कंपनी अपने इनपुट के ऊपर कंट्रोल लेगी तो हम पीछे की तरफ जा रहे हैं ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। जब कंपनी कंट्रोल करेगी अपने डिस्ट्रीब्यूशन को, राइट, तो हम आगे की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। Next question is merger of State Bank of India and its associates is an example of। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का उसके एसोसिएट्स के साथ जो है वो मर्जर हुआ था, तो ये किस चीज का एग्जांपल है? हॉरिजॉन्टल मर्जर, टेक ओवर, कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर या फिर एमलगमेशन? सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज हॉरिजॉन्टल मर्जर। तो हॉरिजॉन्टल मर्जर होता क्या है? हॉरिजॉन्टल मर्जर में वो दो कंपनीज जो सेम लेवल के ऊपर ही compete कर रही होती हैं, सेम लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रही होती हैं, जब वो आपस में मर्ज हो जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर। यानी कि सेम तरह का बिजनेस अगर कोई कंपनी कर रही है, दो कंपनी सेम तरह का बिजनेस अगर कर रही हैं और वो मर्ज हो जाती हैं, तो उसे हम हॉरिजॉन्टल मर्जर बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि एक्सॉन और मोबिल का मर्जर, राइट, ये भी एक हॉरिजॉन्टल मर्जर का एग्जाम्पल है। लिप्टन एंड ब्रुकबॉन्ड का मर्जर, दिस इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल मर्जर। आईसीआईसीआई बैंक का बैंक ऑफ राजस्थान के साथ मर्जर, एंड एसबीआई का उसके एसोसिएट के साथ मर्जर, ये सारे हमारे हॉरिजॉन्टल मर्जर के ही एग्जाम्पल हैं, क्योंकि जितने भी कंपनीज हैं ये सेम सेक्टर में ही ऑपरेट कर रही हैं, तो इस तरह के मर्जर को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर एनसॉफ के ग्रोथ मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। हमें मैच करके बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन, ये हमें यहाँ पर दिए गए हैं। सो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले दिया गया है द कंसेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट्स। तो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट में ही आप सेल्स को इंक्रीज करने के ऊपर फोकस कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स कर रहे हो जिसके थ्रू आपकी सेल्स इंक्रीज हो सके एग्जिस्टिंग मार्केट्स में, और कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च नहीं कर रहे हो, तो इस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन, यानी कि एग्जिस्टिंग मार्केट को ही और आप और डीपली पेनिट्रेट कर रहे हैं। राइट, नेक्स्ट इज फोकसेस ऑन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स टू एन एग्जिस्टिंग मार्केट। तो जब एक नया प्रोडक्ट आप एग्जिस्टिंग मार्केट में लेके आ रहे हो, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हो, आप एक नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, तो 3 के साथ हम यहाँ पर मैच करेंगे बी को। फोकसेस ऑन सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इनटू न्यू मार्केट, जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को आप नए मार्केट में लेके जाते हो, यानी कि आपने कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाया, आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसको जब नए मार्केट में लेके जा रहे हो, आप एक नया मार्केट अपने लिए तैयार कर रहे हो, इट इज नोन एज मार्केट डेवलपमेंट। राइट, एंड द कंसेप्ट ऑफ एंटरिंग ए न्यू मार्केट विद ऑल टुगेदर न्यू प्रोडक्ट्स, जब आपका प्रोडक्ट भी नया है, मार्केट भी नया है, आप नया मार्केट क्रिएट कर रहे हो विद न्यू प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 के साथ ए, 2 के साथ सी, 3 के साथ बी एंड 4 के साथ डी। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। आई होप आपको लेक्चर काफी पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।